अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम पढ़ेंगे लैक्रिमल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है ये। सही है, तो हम इसमें पहले हम इसकी नोटमी देखेंगे। बहुत ही छोटी सी नोटमी है और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, आपका चैप्टर इतना इजी है कि अगर आप ना इसको अभी अच्छे से पढ़ लें, जैसे मैं वीडियो से पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पढ़ लें अच्छे से और एक दफ़ा साथ में बुक से भी रीड करते जाएं। आपने इसको रीड करने के बाद बेशक आप पूरा साल ना पढ़ें, आप इसको लास्ट में बेशक प्रेस में तैयार करें तो कोई मसला नहीं है, इतना इजी चैप्टर है। अच्छा, ये चैप्टर और जो आइलेट वाला चैप्टर है, आइलेट वाला इससे थोड़ा सा टफ है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको। लेकिन उसका भी ये सीन है कि अगर आप उसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से आप एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको, और उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छे से याद कर लेते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, तो आप बेशक उसको पूरा साल ना पढ़ें, बेशक एंड में जाके पढ़ लें। लेकिन ये है कि आपने अभी उसके पास पर्स लाजमी कर लेना, क्योंकि पास पर्स में थोड़ा सा मसला हो जाता है आखिर में, इसलिए आप उसको अभी कर लें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है लैक्रिमल सिस्टम। तो लैक्रिमल सिस्टम की मैंने थोड़ी बहुत आपको नोट में बताई थी, आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके जो है ना वो दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका सिक्योरिटी सिस्टम वाला और एक होता है एक्सक्यूटरी सिस्टम वाला। ठीक है, और सेकंड ये बात कि हमने इसको जतोई से ही पढ़ना है, और मैंने कुछ पॉइंट जो है ना वो जोगी के इसमें ऐड कर दी हैं। आपने जोगी को खोल के भी नहीं देखना इसके लिए, इवन आइलेट के लिए भी खोल के नहीं देखना, क्योंकि मैंने उसमें भी मैंने आपको ऐड करवा दिया था। अच्छा, इसमें क्या है कि सिक्योरिटी सिस्टम है इसका, और एक होता है एक्सक्यूटरी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम वो होता है जो कि हमारे टीयर्स जो होते हैं, हमारी आँख में टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, या टीयर्स ना भी हों ना भी निकलें, फिर भी एक लेयर जो है हमारे आइज़ में रहती है, जो कि हमारे आई को प्रोटेक्ट करती है, वो सिक्रीट होती है बाय लैक्रिमल ग्लैंड, जिसे हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। फिर मैंने बता दिया था आपको कि इसकी 10 to 12 डक्ट्स होती हैं, जो कि ओपन होती हैं। हमारी जो आउटर फोर्निक्स होता है उस पार्ट में ओपन होती हैं। इसके अलावा दो छोटे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्राउस और ग्लैंड्स ऑफ वुल्फिंग्स होती हैं, वो भी इसी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करने के बाद यहाँ पर सिक्रीशन आ गई स्पोस्टो आने के बाद, अब ये जो सिक्रीट करते हैं ना, ये हमारा पार्ट सिक्रीट करती हैं लिक्विड पार्ट, जो कि बता चुकी थी एक्वस लेयर या फिर लिक्विड जो पार्ट है वो सिक्रीट करते होती हैं। आने के बाद क्या होता है, ये इन्होंने सिक्रीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। सिक्रीट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ यहाँ से आते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद यहाँ हमारे होती है पंक्टम। पंक्टम एक होते हैं छोटे सी होल्स होते हैं। अगर आप मिरर के सामने जाएं और अपनी यहाँ पे जो आइलेट है ना, इसको थोड़ा सा पुश करके ना, ऐसे पुश करके नीचे करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको ना छोटे से ना पंक्टम नज़र आएंगे, छोटे से होल्स नज़र आएंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ से जो लिक्विड लेयर होती हुई यहाँ पे जाएगी, यहाँ से होने के बाद कैनिकुलाई में जाएगी। कैनिकुलाई में जाने के बाद हमारी एक होती है नेज़ोलैक्रिमल सैक। ठीक है, नेज़ोलैक्रिमल सैक में जाने के बाद दी जाएगी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अंदर। अब इनके ना आपकी जो बुक है उसमें ना दिया हुआ है, डिफरेंट साइज़ वगैरह भी दिए हैं, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ दी हुई है कि ये आपका जो होता है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ये दिया हुआ है, फिर उसकी लोकेशन दी हुई है, फिर आपके डक्ट्स दिए हुए हैं, फिर इसके बाद दिया हुआ है कि लैक्रिमल आर्टरी जो सप्लाई करती है वो आपने याद कर ली। इसके अलावा लैक्रिमल नर्व जो होती है वो सेंसिटिव सप्लाई करती है। मैंने बताया था आपको कि फिफ्थ नर्व होती है वही आई को सेंसिटिव सप्लाई करती होती है, वो तो बाद ही खत्म होगी। इसके अलावा फेशियल नर्व के थ्रू हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जिसमें आ रहे होते हैं वो आपने याद कर लेना। इसके अलावा ऐसे ग्लैंड्स मैंने नाम बता दिए, आपने सिर्फ नाम याद कर लेना है उनके। उसके बाद जो होते हैं हमारे सिक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लैक्रिमल पंक्टम होते हैं, उनका साइज़ बता दिया। इसके अलावा पेपिला बताया। पेपिला क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्ट हमारा प्रोजेक्टेड होता है ना ऊपर की तरफ से, पेपिला बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने मेन याद रखना है। उसके बाद जो है उन्होंने लैक्रिमल कैनिकुलाई हैं, उनका साइज़ बताया, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके दो पार्ट बताए हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लैक्रिमल सैक बताया। लैक्रिमल सैक जो बताया उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो होता है ना, यहाँ पे बोन होती है वहाँ लैक्रिमल फोसा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। लैक्रिमल जो फोसा होता है ना उसके अंदर ये लाई करता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि लैक्रिमल जो ग्लैंड होता है वो भी फोसा के ऊपर अंदर होता है, लेकिन वो फोसा एक और चीज़ होती है। जो मेन लैक्रिमल फोसा के अंदर चीज़ होती है ना, वो लैक्रिमल सैक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इसका साइज़ बता दिया है कि 12 to 15 मिलीमीटर होता है। ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 15 to 18 मिलीमीटर के मतलब इसका इतना जो है ना वो लेंथ होती है, ये आपने कर ली। इसके बाद ये ओपन कहाँ पे होता है, ये ओपन होता है इंफीरियर मेटस के अंदर, वो हमने कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें वेल्व्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेल्व ऑफ हेज़नर होते हैं एंड पे, क्योंकि हर ओपनिंग जहाँ पे कोई ओपनिंग होती है वहाँ पे वेल्व्स तो लाजमी होते ही होते हैं, तो इसमें इसका जो वेल्व होता है कहते हैं वेल्व ऑफ हेज़नर। बस ये अपने नोट में जस्ट रीड कर लेनी है। यकीन करें आपके लिए ये भी मैंने जो बता दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जस्ट रीड कर लें, वहाँ पे नोट में फर्स्ट पेज दिया हुआ है आपका वहाँ से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी में वो बता रही हैं कि आपके जो टीयर्स होते हैं ना, मोस्टली तकरीबन 80 to 90% जो टीयर्स होती हैं वो आपके इसी सिस्टम के थ्रू जो है ना वो पंप हो जाती हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे 10 to 20% एयर्स होते हैं ना वो एवापोरेट हो जाते हैं। बस इतनी सी बात बताइए फिजियोलॉजी में, और कुछ भी नहीं करना।
उसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टेयर फिल्म। अच्छा, आपके ना टेयर्स के बारे में ना 2-3 बातें लिखी हुई हैं, वो आपने कर लेनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि आप जो बेबी होता है ना छोटा, उसकी टेयर्स जो प्रोड्यूस होती हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं 3 to 4 वीक्स के बाद। मीन पैदा होने के तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है ना उसके टेयर्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। उनका ये सिस्टम जो है ना वो तब एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो आपने ये बात याद कर लेनी है। इसके अलावा जो हमारा टेयर्स होती हैं वो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, उन्होंने पीएच भी दी हुई है 7.5 दी हुई है। ठीक है, वो हमने कर ली। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो डेली प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है, 1 to 2 माइक्रोलीटर होती है। चलिए, हमने ये भी कर लिया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। उसके बाद इसकी कंपोजिशन आप याद कर लें कि इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो वाटर होता है इसके अंदर, ठीक है, सॉल्ट होती हैं, तो NaCl होता है, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, प्रोटीन्स होती हैं, लाइसोजाइम्स होती हैं, बैक्टीरियासिडल एंजाइम्स होती हैं, ताकि वो हमारी आई को अच्छे से प्रोटेक्ट कर दें। अब जी हमारी मेन चीज़ जो है ना वो ये है। अच्छा, ये ना आपका जो ये MCQs है ये वाला, कि जब बच्चे में प्रोड्यूस होती हैं टेयर्स, वो तकरीबन 3 to 4 वीक्स बाद होते हैं। कि MCQs हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टेयर फिल्म की। टेयर फिल्म में भी आपके ना तकरीबन MCQs आते होते हैं कि कौन सी जो ग्लैंड है वो कौन सी लेयर क्रिएट करता है। तो हमने पहले बात की कि हमारी जो मेन लेयर है वो है एक्वस लेयर, जो कि होती है मिडल लेयर। ये लेयर कौन सी क्रिएट करती है, मैंने बता चुकी हूँ कि लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ क्राउस और ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग्स, ये जो है ना ये सब मिलके सिक्रेट कर देती हैं एक्वस लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो लेयर होती है ना मेनली हमारे आइज़ के ऊपर, क्योंकि पानी ऐसा तो नहीं ठहर जाएगा ना, नीचे कोई ना कोई लेयर तो होगी। तो वो जो लेयर होती है वो ना हमारे जो कंजक्टाइवा होता है उसके ऊपर गोबलर सेल्स होती हैं। गोबलर सेल्स या ग्लैंड्स ऑफ हैंडले और मेन्स होते हैं। ये वाले ग्लैंड्स ऐसे छोटे छोटे इस तरह के ग्लैंड गोल गोल से होते हैं। ठीक है, उन्होंने स्क्रीट करना होता है म्यूसिन लेयर। वो म्यूसिन लेयर स्क्रीट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो टेयर एक्वस लेयर होती है वो यहाँ पे स्टे करती है, लेकिन इसको मज़ीद स्टे करने के लिए एक और लेयर चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं लिपिड लेयर। अब लिपिड लेयर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आईलेट, तो आईलेट में पढ़ाए थे कि मुबिन ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ मोल्स होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इन ग्लैंड्स का। सो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्क्रीट करते हैं सीबम या फिर लिपिड स्क्रीट करते हैं, जो कि लास्ट लेयर होती है। अगर सपोज जब हमने बात की थी कि वुमेन का मसला हो गया था, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ का मसला हो गया था, एंटीरियर ब्लीफराइटिस हो गया, या फिर पोस्टीरियर का हो गया, या फिर अगर हम बात करें कि जो होर्डिलम वगैरह हो रहे थे, इन सब में उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस में बताया था कि टीयर की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब टीयर्स की इंस्टेबिलिटी क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर ये लेयर नहीं होगी तो ये जो लेयर है ये एवापोरेट कर जाएगी, स्टे नहीं कर पाएगी वहाँ पे। इसलिए हमने वहाँ पे किया था कि टीयर्स की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब इसमें से कोई भी ग्लैंड कम हो जाए सपोज करें किसी भी तरह से, तो सब की केसेस में ही ये होगा कि टीयर की इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर हमें आर्टिफिशियल टीयर्स देने पड़ेंगे। सही है, तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब यहाँ तक इसकी थी एनाटॉमी। उसके बाद मैं बताते चलूँ, आपकी बुक में ना 2-3 ऐसे फंक्शंस दिए हैं, तो आपने वो फंक्शन खुद ही कर लेनी है कि कौन कौन से फंक्शन होंगे। ये है कि ये मेंटेन रखते हैं आपकी ओक्यूलर सरफेस को। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट होती है सामने से, तो उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखती है। इसके अलावा लिखा है आपकी बुक में कि वो क्लियर वेन के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एंटीमाइक्रोबियल है। ठीक है, IgA वगैरह होती है, वो लुब्रिकेट करती है, पता है आपको, लुब्रिकेट तो करती बाकी ऐसे एंजाइम्स वगैरह होती हैं, एंटीबैक्टीरियल होती है, वो हमने बात कर ली है। और इसके अलावा हम जो बात करते होते हैं वो यही कि इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है किसको, हमारे जो सामने कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया की बाहर वाली जो सरफेस होती है उसके बाहर तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ हवा है ना। तो हवा के साथ जो ये लेयर होती है ये भी न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करती है, उसको न्यूट्रिशन देती होती है, ऑक्सीजन हवा देती है और ये न्यूट्रिशन देती होती है कॉर्निया को। अब हम बात करते हैं आपके ये हो गई हैं, ठीक है, इसकी एनाटॉमी हो गई है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब हमने 2 सिस्टम किए थे, एक सिस्टम किया था सेक्रेटरी वाला, एक किया था एक्सक्रीटरी वाला। ठीक है, तो हम जो पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं वो एक्सक्रीटरी वाले देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्यूज़ के लिहाज से। सो अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो 2 मसले हो सकती हैं। अब ये आपका लैक्रिमल सैक है और ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ना भी हो लेकिन बाय बर्थ क्या होती है कि इसकी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई भी कैनाल जो है वो डेवलप ही ना करे, मीन वो कैनालाइज ही ना करे, वहाँ पे सुराख ही ना बने। अगर इस तरह से नॉन कैनालाइजेशन हो जाए, मोस्टली लोअर लेवल पे यहाँ पे होती है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन आ जाती है इस तरह से, अगर इस तरह से ना हो तो फिर ये इसे कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और ये बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर बाद में किसी वजह से भी हो सकती है। सो हमने ये दोनों पढ़नी है और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें कि ये आपके मेन जो चैप्टर के यूक्यूज़ है ना वो यहीं से आती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अगर ये जो सैक है हमारा नेज़ोलैक्रिमल सैक है, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए किसी भी तरह से, जैसे कोई चीज़ रह जाती है यहाँ पे, कोई म्यूकस रह सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया किसी भी वजह से अगर हो गया है, तो उसकी साइन सिम्टम्स तकरीबन सेम ऐसे ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे कहते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, और ये एक्यूट भी हो सकता है और ये क्रोनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि कंजेंटल प्रॉब्लम होती है। सही है, अब कंजेंटली मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत बता दिया कि मसला क्या होगा, कहाँ पे होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ना अगर बच्चा पैदा हुआ सपोज करें, ठीक है, उसकी क्या होती है कि उसकी जो आपकी कैनाल होती है वो कैनालाइज नहीं होती। ठीक है, जो कैनाल हमारी नेज़ोलैक्रिमल में होना था वो नहीं होती, वहाँ पे कोई ना कोई मेम्ब्रेन रह जाती है। ठीक है, तो अगर रह जाएगी तो वो नहीं करेगी, उसके बाद क्या होगा, जब नॉन कैनालाइजेशन होगी और तकरीबन 3 to 4 वीक्स के बाद, पहले तो टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे ना, तकरीबन 3 to 4 वीक्स या 1 मंथ के बाद जो है ना, जब बच्चे के टीयर प्रोड्यूस होंगे तो उन्होंने जाना है, ड्रेन करना है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू, लेकिन वहाँ पे क्या हो गई है, नीचे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। सो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इस तरह से, ठीक है, तो ये जाएंगे आपके टीयर्स यहाँ जाने के बाद स्टे कर जाएंगे। स्टे करने से क्या हो जाएगा, हर चीज़ स्टे करती है तो बाद में ज़ाहिर सी बात है इन्फेक्शन हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ पे क्या निकलेगा, बाहर पस निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पस निकलना शुरू हो जाएगी, इस वजह से जो है ना साइनस सिम्पटम्स फिर हमें आएंगे तकरीबन 1 महीने बाद, या बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है। इसके अलावा क्या मसला होता है, पंक्टम का मसला भी हो सकता है, कैनाकुलाई का मसला भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो मोस्टली होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जो ज़्यादा होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो बायलैटरल होते हैं। ठीक है, तो बायलैटरल जो है वो मोस्ट कॉमन है। अब आप खुद सोचें, एक पानी जो है टीयर्स जो है वो ड्रेन नहीं कर रहा, बाहर नहीं जा रहा उसका सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ रह जाएंगे। रहने के बाद जो आपके आइलेट्स हैं वो ड्रॉप करना शुरू हो जाएंगे, मीन आपकी जो आइज़ हैं वो वाटरी हो जाएंगी। ठीक है, लैक्रिमल सिस्टम तो सही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा मसला कहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर है, तो जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर मैंने कहा था कि कुछ अर्से गुजरने के बाद वहाँ पे जब स्टे करेगा, स्टे के बाद इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के बाद आपका वहाँ पे डिस्चार्ज होगा, जिसे कहते हैं म्यूकोइड या फिर म्यूकोपुरुलेंट जो है ना वो डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, स्टिकी सी आइज़ जो है ना बच्चे की लगेंगे। आगे एक बात करती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो ये है कि रिगर्जिटेशन टेस्ट। रिगर्जिटेशन टेस्ट जो है ना आपके जब सिनेरियो दे रहे होते हैं तभी वो बताते होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिगर्जिटेशन टेस्ट जो होता है ना इसमें पॉजिटिव होता है। अब ये होता क्या है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि सपोज़ करें हम इसको नोज़ बना लेते हैं, ये ना आपकी नोज़ ऐसी, ठीक है, वैसे बंद तो नहीं रही है, खैर ये आपको सपोज़ करें नोज़ है, ठीक है, इस तरह से, और ये आपकी मीडियल साइड है। अब क्या होता है कि ये जो ना हमारी जो ये लिटिल फिंगर होती है, इससे क्या करते हैं कि जब पेशेंट आता है, बच्चा आता है, तो डॉक्टर से वो ना इस तरह प्रेशर करते हैं, यहाँ पर प्रेशर पुट किया, ऊपर की तरफ किया, ऐसे करते होती हैं। ठीक है, जब ऐसे करती हैं, ठीक है, ये आपकी सपोज करो ये इस तरह से नोज़ है और ये आपकी आइज़ हैं, ठीक है, ये वाली, जब मैं इस तरह से प्रेशर पुट करूँगी तो यहाँ पे जो उसका क्योंकि उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नीचे की तरफ है, लेकिन अंदर जो है वहाँ पे लैक्रिमल सैक के अंदर जो है वो पस वगैरह रह गई है। ठीक है, मतलब म्यूकस वगैरह होगा, तो जब प्रेशर अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्रीशन। इसे हम कहते हैं रिगर्जिटेशन इज़ पॉजिटिव। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर, जैसे ये छोटा बच्चा है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसको ना एक यूनिलेटरल है, तो हमने इसका रिगर्जिटेशन टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ बायलैटरल है, वैसे भी हमें नज़र आ सकता है, ठीक है, कि इसमें ना इसको बच्चे को ये हुआ, लेकिन हमें ये भी तो हो सकता है कि शायद मे भी इसको ब्लीफराइटिस है। तो हमें ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर पुट करना है। जैसे हम प्रेशर पुट करेंगे अपनी लिटिल फिंगर से, तो जो म्यूकस है वो बाहर ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक हो गया, चलिए जी, आपको समझ आ गई होगी रिगर्जिटेशन टेस्ट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद हम करते होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने जी कॉम्प्लिकेशंस कर लिए हैं इसके कि इसमें म्यूकोसील हो सकता है। म्यूकोसील का मतलब ये है कि वहीं पे जो हमारा लैक्रिमल सैक है वो थोड़ा बड़ा हो गया, म्यूकस से भरा हुआ एक बन गया है। ठीक है, म्यूकस से भरा हुआ एक छोटा सा स्वेलिंग हो गई है। इसके अलावा आपको पता है कि आंख के अंदर कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा है तो उसका इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं कि जब इन्फेक्शन स्टे कर गया है, ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो गया है, तो जो हमारी लैक्रिमल सैक है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब वो अगर बहुत लंबे चला गया है, मतलब बच्चों को किसी ने ध्यान नहीं दिया बच्चे पे, तो वो क्रॉनिक हो सकता है। इसके अलावा फिस्चुला फॉर्मेशन हो सकता है कि जैसे आपकी
यहाँ पे सपोज़ करें यहाँ पे पंक्टम थे, यहाँ पे ये था, ठीक है, यहाँ सैक थी, तो सैक जब यहाँ पे सिक्रेशन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी जगह पे ना वो मतलब स्कीट हो जाए, जब बाहर निकलेगी तो वहाँ पे कोई ना कोई फिस्टुला बना देगा, जैसे हम कहते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन। जैसे मैं बताऊँ, अगर सपोज़ करें ये बच्चा है, ठीक है, इसको एक्यूट ढिक्रोसिस्टाइटिस हुआ है कॉम्प्लिकेशन के तौर पर, तो अगर यहाँ पे स्टे कर जाए इन्फेक्शन कोई भी, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, रप्चर का जाए, रप्चर होने के बाद यहाँ सिक्रेशन बाहर निकल जाएंगी, तो यहाँ पे ना एक हमारा फिस्टुला बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सुराख हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने कर ली कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के बाद हम डिग्रीज़ करते हैं कि डिग्रीज़ में ये कि इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेम्ब्रेन लोअर लेवल पे मेम्ब्रेन के अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पंक्टम जो है ना वो डेवलप ही नहीं हुए, ठीक है। उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस है बंदे को, और हमें ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा आता है ना, आप जब पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस वहाँ पे है ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटेरियम, उसमें बिल्कुल सेम ऐसी सिक्रेशंस बच्चे में आंखों में नज़र आ रही होती हैं, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकती हैं। इसके अलावा कंजेंटल ग्लाउकोमा होता क्या है कि जो बच्चे की आंखें हैं ना वो क्या होती हैं, वाटरी आइज़ होती हैं, ठीक है, उसमें वाटर ज़्यादा स्क्रीट हो रहा होता है, वाटरी आइज़ लग रही होती है, तो हमें लग रहा होता है कि शायद वो हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें केराटाइटिस हो जाता है, तो केराटाइटिस के बाद भी आपके ना थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ म्यूकस वगैरह प्लग्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट जो है आपकी जो में बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपने यही करनी है। इसमें 2 तरह की उन्होंने डिवाइड की हुई है कि कंजर्वेटिव हो सकती है या फिर सर्जिकल हो सकती है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो आपने क्या करना, क्या होता ये है कि जब बच्चा की जो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ऐसा समझ लें 90% ऑफ केसेस में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हमारी ठीक हो जाती है। मतलब मेनली जो हम वेट करते होते हैं 6 to 9 मंथ वेट करते होते हैं कि खुद ब खुद जो है वो कैनलाइज हो जाए बच्चे की, ठीक है, तो हम इसमें वेट पे लगा देते हैं। लेकिन साथ में ना अगर माँ आई है तो हम उसे ये भी कहती हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि आपने ये करना है कि आपने बच्चे के जो ना मीडियल साइड पे आपने 10 स्ट्रोक देनी है। 10 स्ट्रोक अब क्या होती हैं, जैसा कि ये बच्चा आया, अच्छा एक बात याद रखनी है कि अगर उसका इस तरह से इन्फेक्शन हुआ ना तो फिर नहीं कहना आपने, जब इस तरह से बच्चा हो मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ उसे ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर हमने कहना। सो आपके पास ये जो पेशेंट होगा बगैर इन्फेक्शन क्या आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हमने ये कहना है कि उसकी माँ से कहना है कि आपने ना दिन में तकरीबन 4 दफ़ा, ठीक है, और हर दफ़ा में कितने 10 स्ट्रोक दें, 10 दफ़ा करना क्या है कि मीडियल साइड पे ऐसे करके आपने क्या करना होता है कि प्रेशर जो है ना पुट करना होता है अपर टू डाउन, ऐसे प्रेशर पुट करना है, ठीक है, बहुत ज़ोर से भी नहीं करना, बहुत ऐसे से भी नहीं करना, ठीक है, और थोड़ा दरम्यान सा करना है, ऐसे प्रेशर करना है। पहले हमने किया था इस तरह से, जब रिगर्जिटेशन करते थे हम उल्टा कर रहे थे ताकि बाहर निकल जाए। अब हम ऐसे करें कि हम जो ऐसे प्रेशर देंगे, जो म्यूकस वगैरह जो भी एक्सक्रीशन अगर होंगी तो वो प्रेशर पुट करेंगे, नीचे मेम्ब्रेन होगी, तो मेम्ब्रेन जो है ना वो निकल जाएगी, मतलब वो कैनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रेशर ऐसे पुट करना है, तो हम थम से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इससे भी कर सकते हैं, उसे बताना है कि आपने इतना प्रेशर अप्लाई करना है इसके ऊपर। इससे क्या होता है कि हम जो माँ जो है मसाज करती होती है, डिजिटल प्रेशर देती होती है उसके ऊपर, उसकी जैसे ये खुद ब खुद जो है ना मेम्ब्रेन है वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है। इसके साथ क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने लाजमी इसके साथ टॉपिकल देने होते हैं एंटीबायोटिक्स। या अगर सपोज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है फिर हम सिस्टेमिक देंगे, हम उसे कहेंगे कि तब तक इन्फेक्शन ठीक हो जाए फिर आपने 10 स्ट्रोक देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। अब ये केस वो है कि एक माँ लेके ये बच्चे को, अपने स्पोज को 1 महीने का है 2 महीने का है, तो हम उसे कहना है कि आप जाएं और इस तरह करें, अपने बच्चे को जो है ना मसाज करें, स्ट्रोक दें। लेकिन होता क्या है कि हम उसे कहना है कि आपने 4-6 महीने यही काम करना है। वो 6 महीने बाद स्पोज को आते हुए कहते हैं कि मैंने किया है लेकिन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि नीचे मेम्ब्रेन नहीं है। अब मसला क्या है, अब मसला थोड़ा सवेर है कि अब वो मेम्ब्रेन अगर होती तो टूट जाती, मेम्ब्रेन से थोड़ी सी कोई हार्ड चीज़ अंदर है। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग जो होती है ना ये हमारा ऑप्शन होता है जब बच्चा समझ लें कि 9 मंथ का हो तकरीबन, ठीक है, वो उन्होंने लिखा है आपके सर्जरी के प्रोसीजर अंदर 4 to 6 months आफ्टर, ठीक है, आफ्टर जो है ना कंजर्वेटिव के बाद 4 से 6 महीने बाद ना ये करना होता है। अब इसमें ना प्रोबिंग हमने करनी होती है। प्रोब क्या, ये लैक्रिमल प्रोब है आपका, इस तरह से होता है। और करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि आपकी जो ये मीडियल साइड है, ठीक है, सपोज कोई कैंसर है, तो हमने जो लैक्रिमल प्रोब लेके जाना होता है वो इस पोजीशन में लेके जाते हैं। लाने के बाद अब इसको इस तरफ कर देते हैं। इस तरह से क्या होती है, कोई भी ओपनिंग वगैरह होगी तो हम उसको खोल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से हमने प्रेशर अप्लाई करना है पहले, ठीक है, मसाज करना है, और उसके बाद हमने ये प्रोबिंग करनी है 4 to 6 months के बाद।
सपोज करें आपने प्रॉबिंग की है, प्रॉबिंग करते रहे, लेकिन आपको ये पता तो नहीं चला ना कि नीचे ओपनिंग खुली है नहीं खुली, क्योंकि हमने पूरा नीचे तक नहीं लाना होता उसको, बस वहीं अंदर से कुछ इस तरह से प्रेशर पुट करना होता है कि जो कैनालाइज नहीं हो रही वो कैनालाइज हो जाए। हमने कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो ओपनिंग है वो खुल गई है, हमने सिरिंजिंग करनी होती है, इरिगेशन करनी होती है, ताकि हम जो अंदर होती है उसको हम चेक भी कर लें कि प्रॉबिंग के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। इसके अलावा हम कोई डाई वगैरह भी डाल के चेक कर सकते हैं, सिरिंजिंग से हम सफाई भी कर सकते हैं। सही है, तो आपकी जो सिरिंजिंग करनी होती है वो इस तरह से करनी होती है, ठीक है। आपको सिरिंज लेके अपने इस तरह पुट करना होता है। तो इसमें उन्होंने लिया हुआ है कि आपकी जो सिरिंजिंग होती है वो डायग्नोस्टिक भी होती है। आप 2 पॉइंट यहाँ से ऐड कर लें कि डायग्नोस्टिक भी होती है और थेराप्यूटिक भी होती है ये, ठीक है। सो ये जो होती है वो डायग्नोस्टिक भी होती है और थेराप्यूटिक भी होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ चेक करना होता है कि ओपनिंग जो ये ना सपोज करें मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, वो डायग्नोस्टिक होगी। थेराप्यूटिक का मतलब ये होता है कि कोई अगर सपोज करें कोई थोड़ी बहुत म्यूकस है, थोड़ा बहुत कोई ऐसा मसला है जो कि साफ़ हो सकता है सिरिंजिंग से, तो हम उसको ठीक कर दें। सही है, तो आपने कर ली इसकी सिरिंजिंग। उसके बाद आपके ना 2 ऑप्शन और भी लिखे हुए हैं कि अगर सपोज करें आपकी, ठीक है, तो आपने इंट्यूबेशन करना है विद स्लास्टिक ट्यूब। उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, बैलून कैथेटर डायलेशन ऑफ नेसोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो आपने बैलून के ज़रिए कैथेटराइज करना है कि जैसे ना कोई चीज़ जैसे अंदर डालने के बाद हम उससे फुलाते होती हैं, ठीक है। मीन पीछे से हमने एयर डालनी होती है, उससे क्या होता है कि जो कैनाल होती है वो ओपन हो जाती है। अच्छा, ये सब हमने कर लिए, करने के बाद हमने करते रहे 4 साल गुजर गए, हमें करते रहे। नहीं, वो कोई बोन है, ठीक है, बोन है, वो ब्रेक नहीं हो रही, हर तरीका मैंने कर लिया है। उसके बाद हम कर डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी जो होती है ना, इसमें हमने करना होता है इसको तकरीबन जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो जुताई में लिखा हुआ है 5 to 6, तो आप वहाँ पर ठीक कर लें, 4 ईयर्स में करते होते हैं इसको। DCI में क्या होता है कि हमने इसको एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी करते हैं, मतलब बाहर से भी कर सकते हैं। अंदर करना क्या होता है कि हमने जो ये नोज सपोज यहाँ पे थी ना लैक्रिमल सैक, हमने यहाँ जाना होता है, जाने के बाद हमने यहाँ पे ओपनिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये लैक्रिमल सैक है ना, तो आपने डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी कर रहे हैं, राइनोस्टमी मतलब ये होता है कि नोज़ के अंदर जा रहे हैं, तो आपने यहाँ सुराख कर देना। तो सुराख से क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं तो यहाँ से ड्रेन हो जाएंगी। और तकरीबन ये कहाँ पे मिडल ओपनिंग करते होते हैं, हम मिडल मीटर्स के अंदर करते होते हैं। वैसे तो लोअर मीटर्स के अंदर होता है ना, लेकिन ये हम ओपनिंग करते होते हैं मिडल मीटर्स के अंदर, ठीक हो गया। सो वहाँ से ओपनिंग करने के बाद हमारा ड्रग जो है वो ड्रेन हो जाएगा। ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आपका कंजेंटल नेसोलैक्रिमल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है SQs के लिहाज से।